आखिर ये कौन सा इवेंट था जिसपे डोनाल्ड ट्रंप सो रहे थे, शहबाज शरीफ यूं ही खुश हो रहे थे और ईरान को वॉर की धमकी देते हुए पीस की बातें हो रही थी। बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग, इनॉग्रल मीटिंग, और उसमें भारत क्यों नहीं था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे आज। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। रैपिड रिवीजन कोर्स प्रीलिम्स 2026 के लिए शुरू होने वाला है। 15 दिन के अंदर अंदर रोज 7 से 8 घंटे फैकल्टी आपके साथ प्रीलिम्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करेगी। और ये पर्टिकुलर कोर्स अभी अभी लॉन्च हुआ है, स्टार्टेड नहीं हुआ क्लासेस इसकी। अर्ली बर्ड में के अंदर आप इसे एनरोल कर सकते हैं। ये संडे तक ही ये प्राइस अवेलेबल है। वापस आते हैं बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर। तो जब इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट ब्रोकर करवाया ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में, तो उन्होंने कहा कि हम एक बोर्ड ऑफ पीस बनाएंगे। इसके लिए दिसंबर के महीने में बहुत सारे नेताओं को, विश्व के, वर्ल्ड के लीडर्स को इनवाइट किया गया और यह बोला गया कि आप इसे ज्वाइन कीजिए। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इसकी ऑफिशियल साइनिंग जो सेरेमनी हुई थी वो जनवरी के अंदर हुई थी और वहां पे तकरीबन 27 देशों ने इसको ज्वाइन किया। देखने वाली बात यह है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, दिस वाज एन आउटकम ऑफ अ 20 पॉइंट प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही प्रिपेयर किया था। वॉशिंगटन के अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस के को अपना नाम देके, डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस नाम देके, वहां पे उन्होंने इस बोर्ड की पहली मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन वहां मौजूद थे और कुछ देश किस तरीके से बस अपनी पीठ थपथपा के वहां से आ गए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से ही यह ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं दुनिया को एक नए ऑर्डर की तरफ ले जाऊं और इसलिए ऑर्डर करते हुए उन्होंने गैवल भी पकड़ा हुआ था while discussing all the things he wanted at this बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग। इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के अंदर पैसा भी प्लेज किया गया गाजा की रिबिल्डिंग के लिए। $70 बिलियन गाजा को रिबिल्ड करने के लिए चाहिए। यूएसए ने $10 बिलियन प्लेज किए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्लेज किए। सवाल यह उठता है कि क्या अपनी कांग्रेस से पूछे बिना वो बजट के पैसे में से $10 बिलियन गाजा को दे भी सकते हैं या नहीं, बोर्ड ऑफ पीस के फंड में डाल भी सकते हैं या नहीं। सवाल यह भी उठता है कि $7 बिलियन जो बाकी कई देशों ने प्लेज किए, फॉर एग्जांपल कतर, इंडोनेशिया, इस $7 बिलियन को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा गाजा में, क्योंकि इसका कोई मैकेनिज्म अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ट्रंप ने इनॉग्रेशन किया अपने बोर्ड ऑफ पीस का। ट्रंप चाहते हैं कि यह बोर्ड ऑफ पीस एक दिन यूनाइटेड नेशंस को रिप्लेस करे। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के थ्रू ही इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस को एलिजिबिलिटी मिली थी, लेकिन उसका सिर्फ यह पर्सपेक्टिव था कि गाजा के पीस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाए। पर लगता है कि ट्रंप चाहते हैं कि इसे आगे फ्यूचर की कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर समिट को या इनॉग्रेशन को बहुत से देशों ने ज्वाइन किया, जैसे कि हंगरी या गल्फ की कंट्रीज, यूएई, कतर, सऊदी। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो यूएस की एलाय मानी जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया। ट्रंप का यह कहना है कि मैं $10 बिलियन इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में, इस फंड में डालूंगा। फीफा यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जो है, उसने $75 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया। इनफैक्ट जियोवानी इन्फेंटिनो, जो कोई हेड ऑफ द स्टेट भी नहीं है, फीफा के प्रेसिडेंट है, वो इस कॉन्फ्रेंस में आए थे, मागा वाली टोपी पहन के हंस रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड। $2 बिलियन यूनाइटेड नेशंस ने भी प्रॉमिस किए हैं और गल्फ ब्लॉक में सऊदी, कतर और यूएई ने मिलकर $3 बिलियन प्रॉमिस किए। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ पीस में आने के लिए अगर आपको परमानेंट सीट चाहिए, परमानेंट सीट मतलब, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जब बोर्ड ऑफ पीस कंस्टिट्यूट हुआ था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी। तो फर्स्ट टाइम जब आपको इनविटेशन से बुलाया जाता है तो ये इनविटेशन 1 साल तक ही वैलिड है। तो अगर आपको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए इसमें, तो आप $1 बिलियन प्लेज कर दो। आप और मैं जानते हैं कि पाकिस्तान तो ये कर नहीं पाएगा, इसलिए हो सकता है कि उनको बार बार इन्वाइट करना पड़े। खैर,
2 साल की टर्म मिलती है अगर आपको इनवाइट पे बुलाया जाता है, तो 2 साल के बाद या तो $1 बिलियन पहले दे दो या बार बार आप इनवाइट होते जाओ। तो कुछ देश हैं जो इनविटेशन के ऊपर ही इसमें डिपेंडेंट रहेंगे। खैर, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान का एक हिस्सा था। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का इंपॉर्टेंस ये है कि जो गाजा एरिया है, जो हमास के द्वारा गवर्न किया जाता था अभी तक, उसके अंदर पीसफुली आर्म्स ट्रांसफर हो जाएं। और इसीलिए मोरक्को जैसे देशों ने, अल्बानिया, कोसोवो, कजाकिस्तान जैसे देशों ने, इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपनी ट्रूप्स प्लेज कर दी हैं। इंडोनेशिया ने तो खास तौर पे 8,000 ट्रूप प्लेज की है गाजा के लिए। आप नोटिस करेंगे कि मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, दीज आर मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज, है ना। अरब में मोरक्को है, ऊपर अल्बानिया, कोसोवो, कजाकिस्तान, या यहां इंडोनेशिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है। तो इन्होंने प्लेज कर दी है कि भाई हम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अपनी सेनाओं को भेजेंगे। तो कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, हंगरी, सऊदी, यूएई, टर्की, इनके लीडर्स यहां आए। इंटरेस्टिंगली आप ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ दीज लीडर्स, कुछ डेमोक्रेटिक लीडर्स भी हैं, कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जो ऐसे देशों से आते हैं जहां इलेक्शंस नहीं होते, है ना। इनफैक्ट विक्टर ओरबान, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है, उनको तो ट्रंप ने एंडोर्स भी किया कि अगले चुनाव के अंदर, अगले इलेक्शन के अंदर आप इन्हीं को वोट देना, हंगरी के काबिल साथी। कुछ ग्रुप ऐसे, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ज्वाइन नहीं करती हैं इसको। कनाडा, अ लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई ऑफ यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, they don't join the board of peace, and they don't join because they believe कि यूनाइटेड नेशंस को सप्लांट करना अभी सही नहीं होगा। दूसरा रीजन यह भी है कि ट्रंप ने अपने वेस्टर्न एलाइज को नेटो के मामले में बहुत क्रिटिसाइज किया है। इमैनुअल मैक्रोन का तो वो मजाक उड़ाते ही रहते हैं, साल दर साल ये चीज टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए ट्रंप के साथ दिखना उनके लिए अच्छे ऑप्टिक्स नहीं थे। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ट्रंप उसे काफी हद तक अस्लीप, यानी कि सोता हुआ जायंट मानते हैं, जो गलत भी नहीं है। भारत ने भी यह चीज कई बार पॉइंट आउट की है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी डिस्प्यूट हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल गाजा का कंसर्न हो, ये सभी मामलों में, अफ्रीका के बहुत सारे मामलों में यूएन एक एक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाया है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड ऑफ पीस ये कहता है कि हम पे टू प्ले इस फॉर्मूला पे चलेंगे, जो जितना पैसा देगा उतनी देर के लिए मेंबर बनेगा। लेकिन क्या यह बोर्ड ऑफ पीस एक्चुअल में गाजा में कोई चेंज लेके आ रहा है? देखने वाली बात है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम गाजा में अभी भी हॉस्टिलिटीज चल रही हैं। 601 कैजुअलिटीज तब भी हो रही हैं डिस्पाइट द ट्रूस दैट हैज बीन क्रिएटेड। कायरो, जो कि हेडक्वार्टर्स है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के टेक्नोक्रेट्स का, एक टेक्नोक्रेट्स का 15 मेंबर्स का ग्रुप बनाया गया था गाजा को गवर्न करने के लिए, वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है गाजा से पिछले 10-15 दिनों से। तो ये जो एक्चुअल रियलिटी में आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, हाउ फार आर दे हेल्पिंग गाजा इज अ क्वेश्चन। भारत के बारे में सवाल पूछा गया कि भारत ने क्यों नहीं ज्वाइन किया। देखो, सबसे पहली बात तो फर्स्ट रीजन इज कि क्योंकि पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है ऑन इनविटेशन, पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है ऑन इनविटेशन, तो ऑप्टिक्स के नजरिए से भारत पाकिस्तान एक साथ एक फोरम पे नहीं दिखने चाहिए, बिकॉज देन ट्रंप विल कम, होल्ड देयर हैंड्स टुगेदर एंड वही चीज करेंगे जो मोदी जी ने सैम ऑल्टमैन के साथ किया। कहने का मतलब है वो सेम फुटिंग पे, सेम पेडेस्टल पे यूएस के साथ एक ही मंच पे ना दिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन नेशंस ने इस पर्टिकुलर बोर्ड को ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए भारत के पास ये लेजिटिमेट कंसर्न है या लेजिटिमेट पॉइंट है कि डिस्पाइट नॉट बीइंग पार्ट ऑफ दिस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या बोर्ड ऑफ पीस, हम तब भी पीस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते। इसीलिए भारत ने बीच का रास्ता चुना और ऑब्जर्वर्स के तौर पे अपने चार्ज डे अफेयर्स, यानी कि जो उनके एम्बेसी के हेड है वहां पे न्यूयॉर्क में, उनको भेजा।
स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी वहां पे फैसले होंगे, डिस्कशंस होंगी, उनमें वो ऑब्जर्व करेंगे और उन ऑब्जर्वेशन से बिना पॉलिटिकली कुछ कमिट किए, बिना बोर्ड ऑफ पीस को कुछ कमिट किए, वो वहां से क्लियरली वापस आ जाएंगे बिना अपने हाथ गंदे किए। दूसरा, जैसा कि शाहबाज शरीफ को बार बार उठा के बोला जाता है कि सर प्लीज स्टैंड अप, और देखिए आपके देश को हमने बचाया, 11 फाइटर जेट्स आपके 11 फाइटर जेट्स जो है वो उड़ गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, मैंने बोला कि मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा। ये वाली बात कितनी बार सुनेंगे हम, लेकिन दोबारा भारत को सुननी पड़ती अगर इसका मेंबर बनता। तो इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन एंड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, दिस वाज द वे इंडिया शोड इट्स प्रेजेंस। तीसरा कंसर्न ये है कि हम पीसफुल या पीस के नेगोशिएशंस में जाना जरूर चाहते हैं, लेकिन हम यूनाइटेड नेशंस के राइवल को पूरी तरह ज्वाइन नहीं करना चाहते, हम अबैंडन नहीं करना चाहते। तो यूएन में रिफॉर्म की जरूरत जरूर है, लेकिन एक बोर्ड ऑफ पीस विच इज लेड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, जरूरी नहीं कि वो एक सही रिफॉर्म हो। इफ यू लुक एट what could be the risks with this board of peace, risks with this board of peace is this is not seems to be a platform for peace, क्योंकि इसी बोर्ड ऑफ पीस के मन से ईरान को यह धमकी दी जाती है 10 दिन का टाइम है, मैं कंसिडर कर रहा हूं मिलिट्री स्ट्राइक्स। यूएस के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर्शियन गल्फ के आसपास ले जाए जा चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर आपने अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकने का कमिटमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर स्ट्राइक्स कभी भी हो सकते हैं। आईएसएफ जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो अभी तक हमास को डिसआर्म नहीं कर पाई है, तो अभी इसमें और ट्रूप्स जाएंगी तो क्या ये सच में हमास को डिसआर्म कर पाएंगी या कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगी? गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए $70 बिलियन चाहिए। यूएस ने तो $10 बिलियन प्लेज किया है, वो भी ट्रंप ने बोल के प्लेज किया है, कांग्रेस से पूछा नहीं। तो ये $70 बिलियन कहां से आने वाला है? ये सारे सवाल इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी अपना काम कुछ सर्कल्स में अच्छे से कर रही है। इसका एक आपको इंडिकेशन मिलता है पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री से। सो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाके ट्रंप के साथ फोटो खिंचा के वहां से खुशी खुशी वापस आ जाना, बीइंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ इनवाइट होने पे आप जा सकते हो और मेंबरशिप देने के पैसे आपके पास नहीं है, क्या यह बेटर डिप्लोमेसी है? या टू सर्टेन एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली यूएस से इंटीग्रेट होना, यहां पे भी कुछ कंसर्न्स बताए जाते हैं। अभी रिसेंटली एआई समिट हुआ तो यह बताया गया कि यूएस चाहता है कि भारत एक क्लाइंट की तरह काम करे। भारत अपना फाउंडेशनल एआई मॉडल चाहे ना बनाए, लेकिन हमारे मॉडल्स को मॉडिफाई करके भारत में यूज करे, विच रेजेस कंसर्न्स ओवर सॉवरेंटी एज वेल। ये सॉवरेंटी के कंसर्न्स जायज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को अगर अपने खुद के डेटा सेंटर्स डेवलप करने, अपने खुद के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उसे मदद तो चाहिए ही होगी, क्योंकि चाहे वो रिसोर्सेज हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, उनकी सोर्सिंग के लिए आपको कई बार बड़े देशों से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और ऐसा ही कुछ पैक्स सिलिका के अंदर किया जा रहा है। पैक्स सिलिका अनाउंस हुआ था दिसंबर 2025 में, लेकिन तब भारत का नाम उसमें नहीं लिया गया था। जनवरी में जब सर्जियो गोर भारत के नए राजदूत बन के जाते हैं, मतलब यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया बन के आते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि भारत पैक्स सिलिका ज्वाइन करेगा। और शायद जो ट्रेड डील की नेगोशिएशंस थी उसके अंदर यह डिस्कस हुआ था। पाकिस्तान को पैक्स सिलिका नहीं ज्वाइन करवाया गया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो मार्केट अवेलेबल नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पोटेंशियल अवेलेबल नहीं है एज फार एज राइट नाउ इज कंसर्न्ड। इसी वजह से ये देखा जाता है कि ग्लोबल एआई स्टैक जो बनेगा, यानी एआई की एप्लीकेशंस, उसके नीचे डेटा सेंटर्स, उसके नीचे बेसिक एलिमेंट्स लाइक चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड जीपीयू यूनिट्स, और उसके नीचे मिनरल्स और मटेरियल्स। तो स्टार्ट एआई की कहानी कहां से होगी? मिनरल्स और मटेरियल से। उसके लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, यूएस लेड है, उसको भारत ने ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि उसको काउंटर करने का कोई मतलब नहीं है। उसको ज्वाइन कर लो, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से आपकी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आते हैं चिप्स और सेमीकंडक्टर्स।
भारत के एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, भारत का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम को इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, वो यहां से ग्रीन हो सकती है। डेटा सेंटर्स के लिए गूगल ने रिसेंटली प्लेज किया, मेटा ने रिसेंटली प्लेज किया कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, जो भारत के टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, वो पूरे हो सकते हैं। तो अगर आप इस पैक्स सिलिका को देखोगे, पैक्स सिलिका में जापान और कोरिया मेंबर है, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है सेमीकंडक्टर्स बनाने की कुछ हद तक, ऑल्दो सेमीकंडक्टर्स मोस्टली ताइवान, चाइना वगैरह में बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिटिकल मिनरल की रिपोजिटरीज हैं, माइनिंग करने की एक्सपर्टीज है। नीदरलैंड्स के पास आइबोग्राफी मशीन्स हैं जो चिप मेकिंग में यूज होती हैं। तो इन्हीं सब कन्वर्जेंसेस का फायदा उठा के भारत पैक्स सिलिका का मेंबर बना है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पॉइंट है रादर देन बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बने, क्योंकि वो तो सिर्फ ऑप्टिक्स है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर कि रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर हम प्रीलिम्स 2026 के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। रोज 7 से 8 घंटों तक आपके साथ बैठ के रिवाइज करेंगे प्रीलिम्स के टॉपिक्स को। एक बार वेबसाइट पे जाके जरूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।